बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो अल्ट्रासाउंड इन अर्ली प्रेगनेंसी है। और इसमें जो हमने कंटेंट जो कवर करने हैं उसके अंदर हमने ये देखना है कि अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर सबसे जो एक्यूरेट मेजरमेंट होती है वो कौन सी होती है, हमें फीटल स्ट्रक्चर्स जो है वो किस ऑर्डर के अंदर नज़र आते हैं, और हमने जो रिपोर्ट लिखनी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अल्ट्रासाउंड की, जो अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड है वो हमने किस अंदाज से लिखनी है, किस तरीके से लिखनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखते हुए, जिनको हमने पॉइंट में लेते हुए, फोकस में लेते हुए उनको जो है रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर है कब तक और आगे जो है प्रेगनेंसी प्रोसीड कैसे करती है। तो सबसे पहले जो डिवीज़न है ट्राइमेस्टर्स की, तो वर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आप अगर देख लें कि ट्राइमेस्टर का वर्ड है, ट्राई मीन 3 जो है हमारे पास, और इसके बाद जो है हमारे पास मेस्टर, यानी कि 3 हिस्से हैं प्रेगनेंसी के टोटल। तो हमें पता है हम सबको कि यूजली तौर पे जो प्रेगनेंसी है, ह्यूमन प्रेगनेंसी, वो 9 मंथ तक लास्ट करती है। ठीक है, 9 मंथ तक होती है। तो इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया जो कि प्रॉपरली तौर पे 3 मंथ्स बने। तो पहला ट्राइमेस्टर 3 मंथ का, अगले 3 मंथ का दूसरा ट्राइमेस्टर, और अगले 3 मंथ का तीसरा ट्राइमेस्टर। तो अगर इसको हम वीक्स के हिसाब से करें तो जो फर्स्ट वीक होती है, पहला वीक जो होता है, उससे लेकर वीक 13 तक जो है उसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंसीडर करते हैं। और सेकंड ट्राइमेस्टर हम 14th वीक से, यानी कि 13 वीक से, नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे और वो जाएगा हमारे पास 26 वीक्स तक। और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो 27th वीक से लेके एंड ऑफ प्रेगनेंसी। अगर फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी जो है वो 9 मंथ से ऑनवर्ड तजावुज़ कर जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, एक्सीड कर जाती है, तो इसका मतलब है कि वो उसी के अंदर जितने जो वीक्स हैं वो एक्सटेंड हुए हैं वो उस ही के अंदर काउंट होंगे थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो है वो स्टार्ट कैसे होता है, जो फर्स्ट डे होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो वहाँ से जो है हमारे पास स्टार्ट होता है और 13 वीक तक जाता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूजली तौर पे एक पेशेंट को जो है वो पीरियड्स आते हैं फर्स्ट को, एक मंथ की फर्स्ट तारीख को, तो वो उसके मिस हो गए। 1 फरवरी को आने थे लेकिन 1 फरवरी को नहीं आए, 1 मार्च को लास्ट टाइम आए थे। तो जो वो फर्स्ट डे था लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का, यानी कि 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से ऑनवर्ड जो है वो आपने क्या शुरू करनी है, प्रेगनेंसी की काउंटिंग शुरू करनी है फॉर द एक्यूरेट डेटिंग। अगर पेशेंट को एक्यूरेटली याद है कि उसका साइकिल जो है कब एंड हुआ था और कब लास्ट साइकिल स्टार्ट हुआ था, तो हमारे पास सबसे एक्यूरेट जो डेटिंग मेथड है जिससे हम ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल सकते हैं, या गेस्टेशनल एज निकाल सकते हैं, या हम ये कहें कि हम बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी की कितनी देर की प्रेगनेंसी है या फीटस की एज जो है वो कितनी है, तो वो हम इस तरीके से बिल्कुल एक्यूरेट निकाल सकते हैं कि हम मशीन पे भी रिलाई नहीं करेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यूजली तौर पे पेशेंट को मुकम्मल तौर पे पता होनी चाहिए। तो अक्सर क्या होता है पेरीफ्रीज़ के अंदर, जो गांव में कंट्री साइड के ऊपर पेशेंट्स होते हैं, वो यूजली तौर पे याद नहीं रखते, उनको याद नहीं होती डेट्स वगैरह, या अक्सर ऐसे पेशेंट्स जिनका इर्रेगुलर साइकिल है उनको डेट्स याद नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर आपको मशीन पे ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द एलएमपी। इसे हम क्या कहते हैं, जो एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि हमने जो डेट निकालनी है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के अकॉर्डिंगली निकालनी है फीटस की जो है जो प्रेगनेंसी की डेटिंग है। तो डिफरेंस सबसे पहले हमें 2 टर्मिनोलॉजीज सुनने को मिलती हैं कॉमनली तौर पे। नंबर 1 इज़ एम्ब्रियो एंड नंबर 2 इज़ फीटस। सो हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ एम्ब्रियो एंड व्हाट इज़ फीटस। तो याद रखें, एक सिंपल सा रूल है कि जब तक जो फीटस डेवलप हो रहा है, जो बच्चा डेवलप हो रहा है माँ के पेट के अंदर, वॉम्ब के अंदर, यूट्रस के अंदर, जब तक उसके सारे ऑर्गन्स मुकम्मल तौर पे नहीं बन जाते उसे हम फीटस नहीं कहते। तो उसे हम यूजली तौर पे स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। और याद रखिएगा स्टार्टिंग के अंदर जब जो ह्यूमन जो फीटस है डेवलप हो रहा होता है, बेबी डेवलप हो रहा होता है विद इन द यूट्रस, और अर्ली स्टेजेस के ऊपर हम उस एम्ब्रियो के अंदर और फ्रॉग के एम्ब्रियो के अंदर जो है वो कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसे दिखती है, सेम दिखते हैं एज अ जो है वो फिजिकल अपीयरेंस की बात करें। तो जैसे जैसे जो है वो डेट्स आगे बढ़ती जाती हैं, ग्रो करता है, वैसे वैसे जो है वो डिफ्रेंसिएशन पैदा होना शुरू हो जाती हैं, और हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ह्यूमन एम्ब्रियो है, कोई एनिमल एम्ब्रियो नहीं है। तो सबसे पहले
तो हमारे पास 6th वीक से लेके, क्योंकि 6th वीक से पहले वाला एरिया वो हिस्सा होता है जब एम्ब्रियो भी डेवलप नहीं हुआ होता, यानी कि स्टार्ट भी नहीं हुआ होती एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। अभी उस वक्त वो फर्टिलाइजेशन के बाद मोरूला और स्टेजेस पे होता है, सारी की सारी जो ब्लास्टुलेशन वाली फेजेस हैं, उस वक्त वो अभी एक एम्ब्रियो का उसने रूप नहीं धारा होता। तो 6th वीक से लेके 10th वीक तक हम उसे कहेंगे एम्ब्रियो, और उसके बाद 11th वीक से लेके 11th वीक से शुरू करके और ऑनवर्ड जब तक प्रेगनेंसी रहेगी तब तक हम उसे क्या कहेंगे, फीटस कहेंगे। तब तक हम उसे क्या कहेंगे, फीटस कहेंगे। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, ताकि हम अकॉर्डिंगली रिपोर्ट राइट कर सकें। रिपोर्ट राइटिंग के दौरान अगर आप 10th वीक से नीचे के जो है एम्ब्रियो को जो है वो अगर फीटस लिखते हैं, तो ये आपका एक बहुत बड़ा जो है वो प्रोफेशनल ब्लंडर है, कि आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हैं। तो हमने अपनी रिपोर्ट्स में डेट्स के अकॉर्डिंगली मेंशन करना होता है कि आइदर इट इज़ अ एम्ब्रियो और इट इज़ अ फीटस। तो जो आइटम्स हैं डॉक्यूमेंट करने हैं हमने रिपोर्ट के अंदर, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन की है, तो उसमें सबसे पहले देखें कि हमने ये बताना है कि जो प्रेगनेंसी है क्या वो यूट्रस के अंदर हुई है, वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कहीं वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी तो नहीं है। IUP मतलब इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, जो हम नॉर्मल प्रेगनेंसी को बोलते हैं, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक कहते हैं बाहर वाली जगह पर, ऐसी चीज़ जो अपनी जगह पर ना हो बल्कि अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर हो, तो हम उसके लिए एक्टोपिक यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल तौर पे प्रेगनेंसी ने कहाँ होना होता है, विद इन द यूट्रस। तो नॉर्मली तौर पे प्रेगनेंसी विद इन द यूट्रस होती है, इफ़ दिस इज़ अ यूट्रस, तो यहाँ पे जो है नॉर्मली तौर पे प्रेगनेंसी होगी। लेकिन अगर यूट्रस के आउटसाइड किसी जगह पे हो रही है, नॉर्मली तौर पे विद इन द एंडोमीट्रियम इम्प्लांट करती है प्रेगनेंसी। लेकिन अगर यूट्रस की एंडोमीट्रियम के अलावा मायोमीट्रियम में इम्प्लांट कर जाती है, या फ्लॉपियन ट्यूब्स के अंदर रह जाती है, या ओवरीज के अंदर चली जाती है, या किसी तरीके से एब्डोमेन में चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक बड़ा ही वेस्ट टॉपिक है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम कैसे रूल आउट करेंगे, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। नंबर 2 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ IUD, यानी कि इंट्रा यूट्राइन कोई फीटल डिमाइस तो नहीं हो गई है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कहीं पे कि प्रेगनेंसी पहले बनी थी और बाद में जो है अब वो वाइबल नहीं है, जिंदा नहीं है, आगे की तरफ उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है, एन एम्ब्रियोनिक मतलब कि एम्ब्रियो ही नहीं है, प्रेगनेंसी हुई, गेस्टेशनल सैक बना, स्टार्ट हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन आगे जाके सक्सेसफुली तौर पे एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई, एम्ब्रियो नहीं बना, बल्कि उसी वक्त जो है वो प्रेगनेंसी क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। तो उसे हम कहते हैं एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। या फिर हम ये देखेंगे अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग के ज़रिए, क्या जो प्रेगनेंसी है वो कहीं रिस्क पे तो नहीं है, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशंस तो नहीं क्रिएट हो रही कि ये जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो जाएगी और अबॉर्शन की तरफ चली जाएगी। तो ये हमने लाजमी देखनी होती है ये सारी चीज़ें। अगली चीज़ हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एस्टिमेशन ऑफ गेस्टेशनल एज, हमारे पास गेस्टेशनल एज देखनी है कि फीटस की जो गेस्टेशनल एज है वो कितनी है, और क्या वो जो हमने LMP के थ्रू जो एज निकाली है क्या उसके अकॉर्डिंगली जा रही है, या उस एज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो वेजाइनल ब्लीडिंग की कोई कॉज को रूल आउट करेंगे कि क्या कॉज है वेजाइनल ब्लीडिंग की जिसकी वजह से वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। अगर मल्टी फीटल प्रेगनेंसी है, या ट्विन प्रेगनेंसीज हैं, या ट्रिपलेट्स हैं, तो वो भी हमने देखनी है कि वो कितने हैं, एक एम्ब्रियो है, 2 एम्ब्रियो हैं, 3 एम्ब्रियो हैं, और अगर वो हैं तो वो कितने एरिया के अंदर है, उसकी एमनियोनिसिटी कितनी है और कोरियोनिसिटी कितनी है, यानी कि क्या वो शेयर्ड प्लेसेंटा, एक ही प्लेसेंटा से दोनों प्रेगनेंसीज को जो है वो न्यूट्रिशन फूड मिल रही है, या दोनों के प्लेसेंटा सेपरेट हैं, क्या वो कंजाइन ट्विन्स हैं, जुड़े हुए तो नहीं है फिर भी, या वो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं या नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें एमनियोनिसिटी और कोरियोनिसिटी से पता चलेंगी। इसके ऊपर एक डिटेल के अंदर वीडियो बनेगी ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर, जो हम अपने नेक्स्ट जो है वो टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे। अगली जो चीज़ है वो है कि एब्डोमिनल और पेल्विक पेन। तो अगर तो प्रेगनेंसी भी है, जो यूरिन टेस्ट है नॉर्मली प्रेगनेंसी वाला वो पॉजिटिव आ रहा है, या बीटा HCG के थ्रू जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है आपको कि प्रेगनेंसी है, लेकिन जो है जो पेशेंट है उसे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है एब्डोमिन के अंदर या पेल्विक एरिया के अंदर, तो हमने ये लाजमी तौर पे ये देखना है कि कहीं ये जो प्रेगनेंसी है एक्टोपिक तो नहीं है, अपनी जगह पे ही है, नॉर्मल जगह पे, या नॉर्मल के अलावा तो नहीं किसी जगह पे हो रही, या ऐसा तो नहीं है कि डबल प्रेगनेंसी हो, एक तो अपनी नॉर्मल जगह पे हो विद इन द यूट्रस हो, और दूसरी जो प्रेगनेंसी है वो क्या हो, वो फ्लॉपियन ट्यूब के अंदर किसी जगह पे हुई हो। ठीक है, तो अगर 2 प्रेगनेंसीज हों, एक प्रेगनेंसी नॉर्मली तौर पे यूट्रस में हो और दूसरी कहाँ पे हो,
एक्टॉपिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक प्रेगनेंसी। या किसी किस्म की ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है, यानी कि प्रेगनेंसी भी है और प्रेगनेंसी के दौरान कोई सिस्ट भी बन गई है, तो ये यूजली तौर पे जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं या आईवीएफ वगैरह इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, उनके अंदर ये हेटेरोट्रॉपिक प्रेगनेंसी, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी और ओवेरियन सिस्ट होने के चांसेस या जो ओवेरियन टॉर्जन है उसके चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं ड्यू टू हाई नंबर ऑफ जो है वो मैच्योर फॉलिकल्स। इसके बाद न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन है जो हम एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो परफॉर्म करते हैं टू रूल आउट द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। ये एक सॉफ्ट मार्कर है। सॉफ्ट मार्कर का मतलब ये होता है कि अगर ये साइन नज़र आ जाए हमें, अगर इसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि जो फीटस है उसको कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, जिस तरह डाउन सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, पटाओ सिंड्रोम हो गया, यानी कि जो ट्राइसोमीज़ वगैरह है हमारे पास। ठीक है, तो अब स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि 5 वीक से जो पहले वाली स्टेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्री एम्ब्रियोनिक फेज बोलते हैं। और एम्ब्रियोनिक फेज क्या बोलेंगे, 6 वीक से लेके 10th वीक तक, 6 वीक से लेके 10 वीक तक जो है वो फेज़ है उसे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक फेज बोलेंगे, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो बन जाता है। और इसके बाद जो फीटल फेज़ है, जो 11th वीक से ऑनवर्ड जो भी प्रेगनेंसी होगी यानी कि फीटस होगा, उस वक्त ऐसा होता है कि तकरीबन सारे ऑर्गन्स जो हैं वो फिज़िकली तौर पे बन चुके होते हैं, फंक्शनैलिटी के अंदर अभी थोड़े से पीछे होते हैं या अपनी जगह पे नहीं आए होते, जिस तरह टेस्टिस डिसेंड नहीं हुए होते, किडनीज डिसेंड नहीं हुई होती, लेकिन एक्चुअली बन चुके होते हैं। तो अगर सारे ऑर्गन्स बन गए हैं तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। और 11th वीक तक यूजली तौर पे तकरीबन सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं। बेशक वो अपनी मैच्योर फॉर्म के अंदर, फुली मैच्योर फॉर्म के अंदर डेवलप ना हुए हों, लेकिन एटलीस्ट वो डेवलप हो जाती है। और यहाँ पे हम एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो है वो एम्ब्रियो को, कि ये एक बिल्कुल लाजमी तौर पे जो है एक ये ह्यूमन एम्ब्रियो है, और क्योंकि डेवलप हो चुके होते हैं सारे स्ट्रक्चर्स तो उसे हम क्या बोलते हैं, फीटस। तो उसके बाद है कि एट विच स्टेज जो पेशेंट, हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट जो है प्रेग्नेंट है, अल्ट्रासाउंड के ऊपर। तो यूजली तौर पे अल्ट्रासाउंड पे अगर 5 वीक्स हो गई हों तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है। 5 वीक्स कैसे, फॉर एग्जांपल हम लास्ट ही अपनी उसको मिसाल को कोट करते हैं कि हमने कहा था कि अगर 1 जनवरी को जो है पेशेंट को जो है वो लास्ट टाइम जो है वो साइकिल आया था, 1 फेब को आना था दोबारा, लेकिन 1 फेब को नहीं आ सका, तो हम क्या करेंगे, हम जो काउंट करना शुरू करेंगे डेटिंग, वो 1 जनवरी से काउंट करना शुरू करेंगे। तो जब 5th वीक की प्रेगनेंसी होती है, हमें पता है कि जो फर्टिलाइजेशन होती है उसके मैक्सिमम चांसेस कब होते हैं, 14th डे ऑफ साइकिल के ऊपर होते हैं। इसका मतलब है 14th जनवरी को पॉसिबली हाईएस्ट चांसेस थे प्रेगनेंसी होने के। तो 14th जनवरी को लेट्स सपोज जो है वो फर्टिलाइजेशन हुई और जो है स्टार्ट हुआ सारा प्रोसीजर प्रेगनेंसी का, मियोसिस मिटोसिस का। तो उसके बाद से हमने 14th जनवरी से ऑनवर्ड जो है 5 वीक्स काउंट करने हैं। तो ये तकरीबन बनेंगे हमारे पास 21 फेब तक। तो अगर हमारे पास इस तरह हो तो हम 1 जनवरी को आए हों साइकिल, तो हम तकरीबन 21 जो है वो फेब तक जो है इजीली अल्ट्रासाउंड के ऊपर देख सकते हैं कि आइदर एक पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं है। वरना हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट का साइकिल फॉर एग्जांपल 1 फरवरी को नहीं आता, मिस हो गया, तो हम 2 या 3 दिन के बाद जो है, लेट भी हो जाते हैं साइकिल, यूजली तौर पे एक रूटीन होती है, 2 से 3 दिन के बाद वो यूरिन स्ट्रिप टेस्ट या बीटा एचसीजी के टेस्ट जो है अगर पेशेंट करवा के देखता है और वो बीटा एचसीजी के टेस्ट उसके जो है वो पॉजिटिव आते हैं, तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी है। अब हमने अल्ट्रासाउंड पर देखना है कि क्या ये प्रेगनेंसी नॉर्मली ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही। अगर ये प्रेगनेंसी नॉर्मल ग्रोथ कर रही है देन इट इज़ वेरी गुड। अगर ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं कर रही तो हमने ये देखना है कि किस जगह पर ये है नॉर्मली ग्रो नहीं कर रही, कौन सी चीज़ें हैं जो एड्रेस करने वाली हैं, और क्या गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं हमारी रिपोर्ट पे। तो एक स्ट्रक्चर्स का जो है वो ऑर्डर बनाया है मैंने टीवीएस और टीएस के ऊपर। हम सबको पता है कि टीवीएस की रेजोल्यूशन जो है वो फॉर बेटर देन द टीएएस है। तो इसके ऊपर हमें एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, आप वीडियोस की डिटेल के अंदर जाके जो है वो देख सकते हैं। तो टीवीएस के ऊपर यूजली तौर पे जो स्ट्रक्चर्स हैं हमें, क्योंकि हायर रेजोल्यूशन होती है उसकी, स्पेशल रेजोल्यूशन और एक्सियल रेजोल्यूशन अच्छी होती है बहुत ज़्यादा, तो टीवीएस की निस्बत 1 वीक पहले चीज़ें नज़र आ जाती हैं टीएएस के, टीवीएस के ऊपर 1 वीक जल्दी चीज़ें नज़र आ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द टीएएस। तो गेस्टेशनल सैक जो है टीवीएस के ऊपर हमें 4th वीक के ऊपर नज़र आ जाएगा प्रेगनेंसी के, यानी कि 4th वीक हम बोलेंगे कि जो है वो हो रहा था 14 फरवरी को जो है वो ख़त्म हो रहा था, तो 4th वीक के अंदर ही नज़र आ जाएगा। और टीएस में कब नज़र आएंगी, 5 वीक।
जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है गेस्टेशनल सैक के बाद वो होता है योग सैक। आप अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे जो बिगिनर होंगे कि ये व्हाट इज़ दिस योग सैक, तो ये भी मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि योग सैक क्या है, गेस्टेशनल सैक क्या है, फीटल पोल क्या है। तो उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर नज़र आता है वो क्या नज़र आता है, योग सैक नज़र आता है। वो तकरीबन 3 या 3.5 डेज़ या 3 to 4 डेज़ के बाद नज़र आता है गेस्टेशनल सैक नज़र आने की। तो लेट्स सपोज अगर 4 वीक्स के ऊपर हमें TVS पे नज़र आ रहा है गेस्टेशनल सैक, तो योग सैक कब नज़र आएगा 4.5 वीक्स पे, और उसी के 3 से 4 दिनों के बाद हमें क्या नज़र आ जाता है फीटल पोल या एम्ब्रियो 5 वीक्स के ऊपर। और कार्डिक एक्टिविटी तब ही नज़र आएगी हमें जब फीटल पोल नज़र आएगा, जैसे ही फीटल पोल नज़र आएगा तभी कार्डिक एक्टिविटी नज़र आ जाएगी। आप ये देखें कि TAS और TVS में हर जगह पे 1 वीक का डिफरेंस है। तो जो चीज़ हमें TVS पे 1 वीक पहले नज़र आ रही थी TAS के ऊपर वो चीज़ 1 वीक के बाद नज़र आएगी। अब ये कुछ सीक्वेंस हैं इवेंट्स के अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम 4 to 5 वीक्स पे देखें, ये TVS का स्कैन है हमारे पास सबसे पहला हुआ। तो इसके अंदर अगर हमें देखें तो हमें ये यूट्रस नज़र आ रही है, और यूट्रस के अंदर ये एंडोमीट्रियम हमें नज़र आ रही है। ये मैं लाइन कर रहा हूँ आउटलाइन एंडोमीट्रियम को, और इसके अंदर ये छोटा सा जो है स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है एनिक्विक सा, दिस इज़ गेस्टेशनल सैक। क्योंकि ये ब्लास्टोसिस्ट है, गेस्टेशनल सैक इज़ एक्चुअली द ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्योंकि फ्लूइड होता है तो इस वजह से वो एनिक्विक नज़र आती है या ब्लैक नज़र आती है। अल्ट्रासाउंड पर जो चीज़ जेट ब्लैक नज़र आए या जिसका सिग्नल ना आए, यूजुअली तौर पे क्या होता है कि जो साउंड होता है वो वाटर में से फ्लूइडली गुजर जाता है, आराम से गुजर जाता है, थॉरोली गुजर जाता है, और किसी किस्म की कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती। तो जहाँ पे वाटर मौजूद होता है वहाँ पे हमें किसी किस्म का कोई सिग्नल नहीं आता। और मशीन के इमेज का क्योंकि बैकग्राउंड बिल्कुल डार्क ब्लैक होता है, तो हमें अल्ट्रासाउंड इमेज के ऊपर वो स्ट्रक्चर कैसा नज़र आता है, डार्क ब्लैक नज़र आता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनिक्विक। तो ये गेस्टेशनल सैक एनिक्विक है जो 4 से 5 वीक पे हमें जो है वो नज़र आ रहा है यूट्रस के अंदर और बिल्कुल एंडोमीट्रियम के अंदर। तो अगर इसके बाद हम देखें 5.5 वीक्स के ऊपर, यानी कि ये ट्रांसएब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के ऊपर, तो इसी गेस्टेशनल सैक के अंदर हमें एक और छोटा सा रिंग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसकी वॉल्स बिल्कुल ब्राइट हैं। ये देखिए ब्राइट वॉल्स हैं, एक्वोजेनिक हैं, और इसकी जो अंदर है सेंटर के अंदर इसके भी फ्लूइड होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, योग सैक। गेस्टेशनल सैक के अंदर जो पहला स्ट्रक्चर नज़र आता है वो क्या होता है, योग सैक। हमें अल्ट्रासाउंड पर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर नज़र आएगा दैट इज़ गेस्टेशनल सैक, और गेस्टेशनल सैक के अंदर जो पहला स्ट्रक्चर नज़र आएगा वो योग सैक। ये दो चीज़ें हमें याद रखने की हैं, एक सीक्वेंस याद रखने की है। तो योग सैक बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो फीटस की। तो उसके बाद 6 वीक्स के ऊपर जो है वो हमें क्या हो जाता है, ट्रांसएब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे योग सैक के साथ साथ क्या नज़र आता है, ये एम्ब्रियो, ये हमें जो है एरोज दिखाए गए हैं यहाँ पे जो है ये एम्ब्रियो नज़र आ रहा है। एम्ब्रियो को हम फीटल पोल भी कहते हैं। एम्ब्रियो या फीटल पोल ये सिनोनिमस जो है सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, और अल्टरनेटिवली ये यूज़ होते रहते हैं। सो दिस इज़ गेस्टेशनल सैक, ये वाला। और इस गेस्टेशनल सैक के अंदर ये योग सैक नज़र आ रहा है, और योग सैक के साथ बिल्कुल अटैच क्या है, ये वाला फीटल पोल। तो ये 6 वीक के ऊपर नज़र आता है, तकरीबन 3 से 4 दिनों के बाद ये चीज़ें नज़र आती रहती हैं। और उसके बाद 7 to 8 वीक के ऊपर ये फीटल पोल के गिर्द एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम एमनियन कहते हैं या एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि इसने एमनियोटिक फ्लूइड को मेंटेन करना होता है। गेस्टेशनल सैक को हम डिटेल से ज़रा देखते हैं। तो गेस्टेशनल सैक को अगर डिफ़ाइन किया जाए एक लैंग्वेज के अंदर, तो एक वर्डिंग के अंदर हमारे पास, तो हम इसे क्या कहेंगे, एक स्मॉल, क्योंकि सबसे पहले ये जो है इस ये जब नज़र आता है तो इसका साइज़ 2 से 3 mm के करीब होता है, बिल्कुल छोटा होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्मॉल। राउंडेड होता है हमेशा, और एनइक्विक होता है, यानी कि ब्लैक स्ट्रक्चर होगा। थिक हाइपर इक्विक पेरिफेरल रिम, यानी कि इसकी जो बाहर की दीवार है वो क्या होती है, खासी ये मोटी होती है थोड़ी सी, ये जो है थिक होगी, और अंदर से क्या होगा, बिल्कुल ब्लैक होगा। तो ये हमारे पास क्या है, गेस्टेशनल सैक, अंदर से ब्लैक, और ये जो साइड है ये समझने की इन्वर्टेड इमेज है। ये जो ब्लैक मैंने ड्रा किया है आप यूँ समझे कि ये वाइट या एक्वाजेनिक कलर की जो है वो बॉल्स हैं, ये उसकी जो है दीवार है, रिम जिसे हम कहते हैं। और ये इसेंट्रिकली पड़ा होगा एंडोमीट्रियम की। इसेंट्रिकली का मतलब है सेंटर के अंदर नहीं, बल्कि सेंटर से थोड़ा सा दूर। अब इसेंट्रिकली क्यों, अब ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है यूट्रस है, अब यूट्रस के अंदर ये एंडोमीट्रियम है, ये एंडोमीट्रियल कैविटी है पूरी की पूरी, ये दरमियान में कैविटी है, ये एक साइड की एंडोमीट्रियम है और ये दूसरी साइड की एंडोमीट्रियम है। तो क्योंकि न्यूरिशमेंट चाहिए होती है फीटस को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो वो हमेशा एंडोमीट्रियम के अंदर ही ग्रो करेगा नॉर्मली तौर पे। तो वो किसी भी साइड के एंडोमीट्रियम को चूज़ कर लेगा, राइट साइड की, लेफ्ट साइड की, या इंटीरियर साइड की, या
पोस्टीरियर साइड की उस एंडोमीट्रियम के अंदर क्या कर जाएगा, इन्वेट कर जाएगा और यहाँ पे जाके क्या करना शुरू कर देगा, ग्रो। अब देखें ये यूट्रस का सेंटर तो ये वाला पॉइंट है, ये सेंटर है, तो ये यूट्रस के बिल्कुल सेंटर में नहीं डेवलप हो रही, ये इसेंट्रिकली सेंटर से ज़रा साइड पे हो रही है, यानी कि या तो इस साइड पे होगी या तो दूसरी साइड के ऊपर होगी, तो इन दोनों साइड्स में से किसी भी जगह हो सकती है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि इसेंट्रिकली। तो हमें पता चल गया कि गेस्टेशनल सैक क्या है, अ स्मॉल राउंडेड एंड इक्विक स्ट्रक्चर विथ थिक हाइपर इक्विक पेरिफेरल रिम लोकेटेड इसेंट्रिकली विद इन द एंडोमीट्रियम। तो एंडोमीट्रियम के अंदर पड़ा हुआ है ये एंडोमीट्रियम वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली तौर पे जो गेस्टेशनल सैक होता है वो यहाँ पे इम्प्लांट करता है नॉर्मल आईयूपी में, जिसे हम नॉर्मल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी कहते हैं। और ये यूजली तौर पे नज़र कब आता है, हमें 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर नज़र आता है, और जब स्टार्ट के अंदर नज़र आएगा तो ये 2 to 3 mm का होगा, और ये तकरीबन 1 mm पर डे के हिसाब से जो है इसकी ग्रोथ होती है, इसका साइज़ इंक्रीज़ करता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें जब नज़र आया तो प्रेगनेंसी की कितनी स्टेजेस थी, 4th वीक के ऊपर प्रेगनेंसी थी। 4 वीक यानी कि मैं आपको ये बोलता हूँ कि 28 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि जब प्रेगनेंसी हुई, जब फर्टिलाइजेशन हुई, तो उसके तकरीबन 28 डेज़ के बाद जो है वो हमें क्या नज़र आया, योग सैक, ये गेस्टेशनल सैक नज़र आया। और जब वो नज़र आया तो उसका साइज़ कितना था, 2 to 3 mm, 2 to 3 mm। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन 28 डेज़ को, जितने टोटल डेज़ हैं उसके अंदर प्लस कर देंगे जितने का हमें साइज़ नज़र आया। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 डेज़ का हमें योग गेस्टेशनल सैक नज़र आया, तो 28 + 3 = 31। इसका मतलब है जो प्रेगनेंसी है वो कितने डेज़ की है, 31 डेज़ की। और अगर आपको जो है गेस्टेशनल सैक जो है वो नज़र आ गया लेट्स सपोज 10 mm का, तो इसका मतलब है 28 + 10 करेंगे तो हम प्रेगनेंसी कितने डेज़ की बन गई, 38 डेज़ की। क्यों, क्योंकि हमें 1 mm पर डे के हिसाब से गेस्टेशनल सैक जो है वो ग्रो करता है। तो इनिशियली तौर पे जब वो हमें नज़र आया 2 to 3 mm का, तो वो 28 दिनों के बाद नज़र आया। तो क्योंकि ये 1 mm पर डे के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 28 डेज़, जितना भी गेस्टेशनल सैक का साइज़ होगा उसके अंदर हम प्लस क्या कर देंगे, डेज़ प्लस कर देंगे, ताकि हमें हमारे पास एक्यूरेट जो है वो डेट्स आ जाएँ। इसके बाद हमारे पास है कि गेस्टेशनल सैक हमें नज़र कैसा आ रहा है। अब ये अल्ट्रासाउंड के कुछ मैं आपको लोगों को इमेजेस बताता हूँ। तो आप लोग जो है देख रहे होंगे कि आउटलाइन कर सकते होंगे ये कि ये यूट्रस है पूरी की पूरी, और यूट्रस के अंदर ये हमारे पास एंडोमीट्रियम पड़ी है जिसे मैंने आउटलाइन किया है अभी। तो दिस इज़ एंडोमीट्रियम, और इस एंडोमीट्रियम के अंदर, इस एंडोमीट्रियम का सेंटर ये बनता है, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ। तो इसके अंदर सेंटर से ज़रा साइड के ऊपर जो है ये स्ट्रक्चर पड़ा है जो राउंडेड सा है, ये क्या है, हमारे पास गेस्टेशनल सैक है, और ये एंडोमीट्रियम के अंदर बिल्कुल इम्प्लांट हुआ हुआ है। तो ये बिल्कुल छोटा सा आपको ब्लैक सा नज़र आ रहा है, अभी बिल्कुल ये अर्ली लेवल का है जो है वो गेस्टेशनल सैक है। तो यहाँ पे अगर हम दूसरे में देखें तो इसमें भी हमारे पास ये यूट्रस जो है ये नज़र आ रही है, ये हमारे पास ये यूट्रस है, और इसके अंदर ये एंडोमीट्रियम वाइट कलर की जो आपको नज़र आ रही है, उस एंडोमीट्रियम के अंदर ये हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, छोटा सा गेस्टेशनल सैक। सो आप लोग प्रेगनेंसी के अंदर, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हम अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर स्कैन कर रहे होते हैं तो पेशेंट का जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फिल होना चाहिए, ताकि जो साउंड वेव्स है वो बिल्कुल भी अटेनुएशन के बगैर, कोई एनर्जी लूज़ किए बगैर जो है वो यूट्रस तक पहुंच सकें, और हमें यूट्रस अच्छी नज़र आए। जितनी अच्छी साउंड बीम्स यूट्रस तक पहुंचेंगी उतना ज़्यादा अच्छा और क्लियर हमें गेस्टेशनल सैक नज़र आएगा। तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड के अंदर ब्लैडर का फिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ब्लैडर फिल नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो है साउंड बीम्स जो है वो अच्छी सी पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे यूट्रस तक, और पहले ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो जब सिग्निफिकेंट अटेनुएशन होगी तो उसकी वजह से हमारे पास इमेज अच्छा नहीं आएगा। ये जो है हमारी वीडियो जो है जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि इमेज को कैसे बेटर क्वालिटी का बनाया जाए, उसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो गेस्टेशनल सैक की ही कुछ हम मज़ीद इमेजेस देखते हैं। तो अगर आप ये वाला पहला इमेज देखें तो आपको ये यूट्रस नज़र आ रही है, और यूट्रस के अंदर ये क्या है, एंडोमीट्रियम है, और इस एंडोमीट्रियम के अंदर ये हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, योग सैक नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एंडोमीट्रियम के अंदर हमें क्या, योग सैक, और ये एंडोमीट्रियल कैविटी है जिसके अंदर हमें ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का जो है फ्री फ्लूइड नज़र आ रहा है। ये फ्री फ्लूइड जो है ये इम्प्लांटेशन ब्लीड भी हो सकती है। क्या होता है कि जब यूट्रस के अंदर जो है एंडोमीट्रियम के अंदर इम्प्लांट करता है गेस्टेशनल सैक इस पॉइंट पे, तो इस जगह को इन्वेड करता है, इस जगह को
इन्वेड करता है तो इस जगह से जो ब्लीडिंग होती है थोड़ी सी, उसे इम्प्लांटेशन ब्लीड कहते हैं, जो यूजली तौर के ऊपर यूट्रस के अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन अगर ये इम्प्लांटेशन ब्लीड ज़्यादा हो तो पेशेंट को स्पॉटिंग वगैरह फील होती है, यानी कि पेशेंट फील करेगा कि उसको थोड़े से दाग लग रहे हैं ब्लड के। बट ये विद इन 1 और 2 डेज़ जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा और उसके बाद इस तरह का कोई मसला सामने नहीं आएगा। तो इसके बाद अगर हम दोबारा देखें तो ये दोबारा यूट्रस में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है और इसके अंदर ये सेंटर से साइड के ऊपर क्या है हमारे पास, गेस्टेशनल सैक है, बिल्कुल छोटा सा। याद रखें ये नॉर्मल गेस्टेशनल सैक क्या होगा, इसेंट्रिकली होगा। और इस पेशेंट का जब हमने जो है वो बीटा एचसीजी टेस्ट करवाया तो उसके हिसाब से इसका प्रेगनेंसी टेस्ट क्या था, पॉजिटिव था। तो ये हाईली लाइकली है कि ये किसी किस्म की कोई डेसिडुअल सिस्ट नहीं है, एंडोमेट्रियम के अंदर कोई सिस्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है, गेस्टेशनल सैक है। तो तीसरा इमेज हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एंडोमेट्रियम नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है। और इस एंडोमेट्रियम के अंदर ये गेस्टेशनल सैक है, लेकिन ये देखें गेस्टेशनल सैक काफ़ी बड़ा हमें नज़र आ रहा है और गेस्टेशनल सैक के अंदर किसी किस्म का कोई योक सैक नहीं है। अगर मैं गेस्टेशनल सैक का इसका साइज़ देखूं तो ये तकरीबन 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर या 30 mm, 3 सेंटीमीटर या 30 mm इसका साइज़ है। तो रिसर्चेज़ हमें कहती हैं जो बेसिकली कंक्लूसिव रिसर्चेज़ हैं और हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है अब तक, उसके हिसाब से अगर गेस्टेशनल साइज़ का सैक का साइज़ 25 mm हो जाए या इससे कम हो तो हमें हर सूरत के अंदर योक सैक भी, तो हमें हर सूरत के अंदर योक सैक और फीटल पोल या एम्ब्रियो दोनों नज़र आ जाने चाहिए। अगर हमें ये दोनों नज़र नहीं आते, अगर हमें ये दोनों चीज़ें नज़र नहीं आती और योक सैक का साइज़ भी 25 mm से ज़्यादा है तो इसका मतलब है इसे हम बोलेंगे एम्प्टी गेस्टेशनल सैक, या इसे हम एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी बोलेंगे, यानी कि गेस्टेशनल सैक तो है लेकिन उसके अंदर किसी किस्म का एम्ब्रियो नहीं है, या ब्लाइटेड ओवम बोलेंगे। तो ये जो है ये 3 टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर, इस स्पेसिफिक इमेज के अंदर जो है वो प्रेगनेंसी क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है, क्योंकि साइज़ 30 mm से एक्सीड कर गया हुआ है। लेकिन साइज़ के एक्सीड करने के बावजूद जो है हमारे पास किसी किस्म का जो है फीटल पोल या गेस्टेशनल सैक नज़र नहीं आया। अब मज़ीद गेस्टेशनल सैक के हम कुछ इमेजेस देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो है ये गेस्टेशनल सैक जो है वो नज़र आ रहा है। गेस्टेशनल सैक को हमने मेजर किया है, तो गेस्टेशनल सैक को मेजर करके जो इसका साइज़ है वो 15 mm के करीब आया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर। ये देखें मशीन के नीचे साइज़ लिखा हुआ है और इसके हिसाब से डेट्स भी लिखी हुई हैं, 6 वीक्स और 3 डेज़। तो इसमें जो है 15 mm का जो है वो क्या है, गेस्टेशनल सैक है। और इस 15 mm के गेस्टेशनल सैक के अंदर आपको क्या साइड के ऊपर क्या नज़र आ रहा है, छोटा सा फीटल पोल नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रेगनेंसी जो है वो प्रोसीड कर रही है, वाइबल है। अभी हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि क्या इसके अंदर हमें कार्डिक एक्टिविटी नज़र आ रही है या नहीं आ रही। अब दूसरे इमेज के अंदर हमें देखें, हमें गेस्टेशन सैक नज़र आ रहा है विद इन द जो है एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम हाईलाइट किए मैंने। तो इसका जो है अगर हम साइज़ देखा जाए तो वो हमारे पास साइज़ तकरीबन जो है वो 1.2 जो है सेंटीमीटर या 12 mm के करीब है। और इस वक्त हमें गेस्टेशन से वो फीटल पोल नज़र नहीं आया, तो ये नॉर्मल है। तो अगर हमें इस वक्त फीटल पोल नज़र आना चाहिए था, लेकिन जो है 25 mm तक हम इसे क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। तो तीसरे इमेज के अंदर क्या हो रहा है, योक सैक का साइज़ जो है वो तकरीबन जो है हमें फीटल पोल नज़र आ रहा है और फीटल पोल के अंदर ये योक सैक नज़र आ रहा है छोटा सा। ये देखें, ये वाला क्या है, गेस्टेशनल सैक। और इस गेस्टेशनल सैक के अंदर एक और क्या चीज़ नज़र आ रही है, योक सैक नज़र आ रही है। तो योक सैक का साइज़ यूजली तौर पर 2 to 6 mm के करीब होता है, 2 to 6 mm के करीब होता है। अगर इसका साइज़ 6 mm से बड़ा हो, अगर इसका साइज़ 6 mm से बड़ा हो तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी जो है वो सही तरीके से प्रोसीड नहीं कर रही, बल्कि किसी ना किसी किस्म का कोई डिफेक्ट आ रहा है प्रेगनेंसी के अंदर जो इसको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। और मे बी चांसेस हैं कि ये प्रेगनेंसी क्या हो सकती है, डिमिनिश हो सकती है। अगला अगर हम इमेज देखें तो मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा जूम किया, तो ये जो है हमारे पास गेस्टेशनल सैक नज़र आ रहा है और उसके अंदर ये ई फॉर एम्ब्रियो जो है वो हमें इजीली नज़र आ रहा है। और अगर हम इसी के ऊपर एम मोड जो है वो अगर रखते हैं, तो साथ वाला इमेज हमने लिया है, तो ये गेस्टेशनल सैक आप अप्रिशिएट कर सकते होंगे। और उसके साथ ये छोटा सा योक सैक और इसके साथ ये छोटा सा फीटल पोल या जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, इसके ऊपर हमने एम मोड बेसिकली रखा है, एम मोड चलाया। तो यहाँ पे हमें देखें आप कि बीट्स नज़र आ रही हैं, ये जो है हार्ट बीट इस तरह से, ठीक है।
तो हमने 2 बीट्स का जो है ये फासला लिया है और इसका क्या किया है, हार्ट रेट जो है वो मुय्यर किया है। तो क्योंकि इसका हार्ट रेट आ रहा है और ये 120 बीपीएम के बराबर है, यानी कि 120 बीट्स पर मिनट, जो इस कंडीशन के अंदर बिल्कुल नॉर्मल है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 170 बीपीएम तक, 170 बीपीएम या बीट्स पर मिनट तक भी जो है वो फीटस का हार्ट रेट हो सकता है, जो नॉर्मल है, एम्ब्रियो का हार्ट रेट हो सकता है। तो ये हमने 2 तक मेजर किया है। इनको मज़ीद डिटेल में हम आगे की तरफ देखते हैं, आगे वाले इमेजेस के अंदर। तो होपफुली अभी तक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि गेस्टेशनल सैक क्या है, और उसके अंदर बाद में योग सैक नज़र आता है, और उसके बाद फीटल पोल नज़र आता है, और जैसे ही फीटल पोल नज़र आए तो हमें क्या नज़र आता है, कार्डियक एक्टिविटी। तो अगर इनमें से कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है कि किसी न किसी किस्म की कोई एबनॉर्मेलिटी है, या प्रेगनेंसी जो है वो सही तौर पे प्रोसीड नहीं कर रही। तो अब यही गेस्टेशनल सैक हमने दोबारा देखा है। पेशेंट है, पेशेंट ने जो है अपने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो मिस कर दिया है। उसको 1 फरवरी को आना था लेकिन नहीं आया, 15 फरवरी से भी ऊपर का टाइम हो चुका है। उसने अल्ट्रासाउंड करवाया, बीटा HCG उसका पॉजिटिव है, यूरिन स्ट्रिप टेस्ट उसका पॉजिटिव है, उनके हिसाब से प्रेगनेंसी है। पेशेंट को लोअर एब्डोमेन के अंदर काफ़ी पेन हो रहा है, पेल्विस के करीब काफ़ी पेन हो रहा है, एक साइड के ऊपर हो रहा है, राइट साइड के ऊपर। तो हमने जब स्कैन किया तो हमने देखा कि यूट्रस बिल्कुल हमें एम्प्टी नज़र आ रही है, यूट्रस हमें बिल्कुल एम्प्टी नज़र आ रही है, लेकिन हमें गेस्टेशनल सैक नज़र आ रहा है। लेकिन कहाँ नज़र आ रहा है, फ्लॉपियन ट्यूब्स के अंदर, और उस गेस्टेशनल सैक के अंदर आपको फीटल पोल या एम्ब्रियो भी नज़र आ रहा है। तो क्योंकि ये अपनी नॉर्मल जगह के ऊपर नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सी प्रेगनेंसी है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है। और एक्टॉपिक प्रेगनेंसी यूजुअली तौर पे क्या करते हैं हम, फ़ौरन तौर पे एलिमिनेट कर देते हैं, उसको टर्मिनेट करना ज़रूरी होता है, वरना इसकी वजह से फ्लॉपियन ट्यूब रप्चर कर सकती है या यूट्रस रप्चर कर सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा पेशेंट का। और काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से वो जो है हीमोलिटिक शॉक के अंदर चला जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जो है वो चला जाएगा, यानी कि उसका ब्लड का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्ली लेवल के ऊपर। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को कैसे डायग्नोज करते हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं इसके, ये हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारे पास इंट्राडेसिडुअल सैक साइन। ये बेसिकली डेसिडुआ वर्ड जो हमने यूज़ किया या डेसिडुअल वर्ड यूज़ किया है, इस डेसिडुआ का मतलब है एंडोमेट्रियम। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी के बाद एंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर इम्प्लांट कर गया होता है गेस्टेशनल सैक। तो इंट्राडेसिडुअल साइन एक बड़ा यूज़फुल सा फीचर है। तो अगर ये नज़र आए, यानी कि एंडोमेट्रियम के अंदर अगर आपको एक छोटा सा एनिक्विक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, राउंडेड सा, तो इसका मतलब क्या है कि वो गेस्टेशनल जो है वो सैक है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये प्रेगनेंसी है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये चीज़ें एक्चुअली में है क्या। ये देखें, ये यूट्रस है, और ये यूट्रस में ये एंडोमेट्रियम है, ये वाली। तो इस एंडोमेट्रियम में इस साइड के ऊपर जो है जाके इम्प्लांट किया है। अब क्योंकि इस साइड के ऊपर इम्प्लांट हुआ है तो यहाँ पे गेस्टेशनल सैक ने डेवलप होना शुरू हो गया एक ही साइड के ऊपर। तो वो साइड एंडोमेट्रियम की जिस साइड पर फीटस या गेस्टेशनल सैक इम्प्लांट नहीं किया या ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट नहीं की, उस साइड को जो है वो हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ पेरिटेलिस। उस साइड को हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ पेरिटेलिस, यानी कि वो साइड जिस साइड पर इम्प्लांट नहीं किया। अब दूसरी साइड, जिस साइड के ऊपर एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट कर किया ब्लास्टोसिस्ट और जहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उसमें एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जिसने कवर किया हुआ है एम्ब्रियो को, एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जिसने एम्ब्रियो को कवर किया हुआ है, उसे हम डेसिडुआ कैप्सुलरिस कहते हैं, यानी कि कैप्सूल की तरह कवर किया हुआ है। और वो पार्ट जहाँ पे पेरिटेलिस और जो है ये कैप्सुलरिस आपस में मिल रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेसिडुआ बेजेलिस। और ये जो डेसिडुआ बेजेलिस है, ये फ्यूचर साइड है प्लेसेंटा की। यहाँ पे फ्यूचर में क्या बनता है, प्लेसेंटा ने डेवलप होना है, यानी कि कोरियोनिक विल्लाई वगैरह, कोरियोनिक फ्रेंडोजम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डेवलप होनी है। अब यहाँ पे आप हाईलाइट करेंगे कि जब प्रेगनेंसी थोड़े हफ्तों की थी, यानी कि यंग प्रेगनेंसी थी, तो उस यंग प्रेगनेंसी के अंदर क्या था, यहाँ पे एक गैप नज़र आ रहा था हमें डेसिडुआ पेरिटेलिस के दरमियान में, ये वाला गैप नज़र आ रहा था हमें डेसिडुआ पेरिटेलिस के दरमियान में और डेसिडुआ कैप्सुलरिस के दरमियान में। तो ये वाला गैप जो है एक्चुअली में क्या है, यूट्राइन कैविटी है, जो हमें स्टार्ट के अंदर विजिबल होती है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपने देखा कि प्रोसीड की, तो ये जो हमारे पास डेसिडुआ कैप्सुलरिस था, ये बिल्कुल कंबाइन हो गया डेसिडुआ पेरिटेलिस के दरमियान में, और जो जगह बच रही थी खाली, वो जगह हमारे पास जो यूट्राइन कैविटी बच रही थी वो नहीं नज़र आई। और यहाँ पे देखें, जो डेसिडुआ बेजेलिस था उस एरिया के ऊपर क्या डेवलप हो गया है, प्लेसेंटा।
तो अब अगर हम देखें शुरू के अंदर इंट्राडेसिडुअल सैक साइन, ये वैसे ही है कि ये हमारे पास नॉर्मली तौर पे ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर दिस इज़ एंडोमेट्रियम, दिस इज़ एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम की ये सेंट्रल लाइनिंग है बिल्कुल, और ये सेंटर से साइड के ऊपर जो है गेस्टेशनल सैक क्या कर रहा है, इम्प्लांट कर रहा है, जिससे हम गेस्टेशनल सैक भी बोल सकते हैं। इंट्राडेसिडुअल यानी कि डेसिडुआ के अंदर जो सैक बन रहा है, डेसिडुआ के अंदर जो सिस्टिक टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, वो भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेम इमेजेस, ये जो है हमारे पास यूट्रस है, यूट्रस के अंदर दिस वन इज़ जो ब्राइट ब्राइट नज़र आ रही है एंडोमेट्रियम है, आप इसे पहले से समझते हैं। और ये क्या है, ये हमारे पास इंट्राडेसिडुअल सैक साइन या गेस्टेशनल सैक नज़र आ रहा है। सेकंड इमेज सेम, ये यूट्रस का हमारे पास इमेज है, टीवीएस का स्कैन है, और इसके अंदर ये हमारे पास एंडोमेट्रियम नज़र आ रही है, और ये जो है इसके अंदर क्या है, गेस्टेशनल जो है सैक है। ये इसकी ओरिएंटेशन क्या है यूट्रस की, एंटीवर्टेड है या रेट्रोवर्टेड है, इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, आप वीडियोस के अंदर जाके, वीडियो सेगमेंट के अंदर जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो उसके बाद होता है डबल डेसिडुअल सैक साइन। डबल डेसिडुअल सैक साइन एक मज़ीद अच्छा फीचर है जो प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है वाकई ये जो डेसिडुआ के अंदर सिस्टिक स्ट्रक्चर मौजूद है, ये गेस्टेशनल सैक है, ये प्रेगनेंसी की वजह से है, विदाउट प्रेगनेंसी ये कोई चीज़ नहीं है। लेकिन याद रखें, ये डबल डेसिडुअल सैक साइन सिर्फ 50% ऑफ प्रेगनेंसीज़ के अंदर नज़र आता है, 100% केसेस में नज़र नहीं आता। तो अगर आपको डबल डेसिडुअल सैक साइन नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है हरगिज़ भी कि ये प्रेगनेंसी नहीं है या प्रेगनेंसी हमारे किसी ख़तरे में है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये डेसिडुआ हमारे पास कैप्सुलैरस है, ये डेसिडुआ कैप्सुलैरस है, और ये डेसिडुआ पेरिटेलस है इस साइड पे, और इन दोनों के दरमियान में ये जो गैप है, ये क्या था, यूट्राइन कैविटी थी। और क्योंकि यूट्राइन यहाँ पे कैविटी है, तो ये हमारे पास थोड़ी सी एनिक्विक नज़र आती है। तो जब ये अल्ट्रासाउंड पे नज़र हम इसे देखेंगे तो ये दो डिस्क्रिएट एक्ोजेनिक लाइंस नज़र आ रही होती हैं आपस में गैप के साथ। ये देखें, ये हमारे पास गेस्टेशनल सैक का एनिक्विक स्ट्रक्चर है, और ये पहली लेयर है ये वाली, जिसने गेस्टेशनल सैक को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है ऐसे, ठीक है, ये वाली। और उसके बाद थोड़ा सा गैप है, और उसके बाद एक और लेयर है जिसने गेस्टेशनल सैक को कवर किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या था, डेसिडुआ पेरिटेलस, और ये क्या थी, डेसिडुआ कैप्सुलैरस। और इन दोनों के दरमियान ये वाला जो गैप है हमारे पास, ये क्या है, यूट्राइन कैविटी है, जिस गैप को ये मैं रेड कलर से जो है फिल कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, यूट्राइन कैविटी है। तो ये जब दो लेयर्स डेसिडुआ की सेपरेट नज़र आ रही होती हैं हमें, तो इसे हम क्या कहते हैं, डबल डेसिडुअल सैक साइन। तो इसके बाद मज़ीद अगर आप देख लें यहाँ पे कि हमारे पास ये बाहर वाली जो है वो डेसिडुआ पेरिटेलस नज़र आ रही है, और अंदर वाली क्या है, ये डेसिडुआ कैप्सुलैरस है, और ये पेरिटेलस है, और ये दोनों के दरमियान जो है ये जो गैप नज़र आ रहा है हमारे पास, ये जो है ये क्या है, एंडोमेट्रियल कैविटी। और जहाँ पे ये दोनों लेयर्स आपस में मिल रही हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे थिक हो गई है काफ़ी ज़्यादा, दोनों लेयर्स मिल रही हैं। तो ये फ्यूचर साइट ऑफ हमारे पास प्लेसेंटा भी है, और इसे हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बेसिलस। और ये यूट्रस की जो सप्लाई करने वाली आर्कुएट आर्टरीज़ हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर इनका साइज़ जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, इनकी ग्रोथ ज़्यादा शुरू हो जाती है, ताकि फ्यूटस को जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड की जा सके, तो वो नज़र आ रही है। तो इसके बाद दोबारा हमारे पास ये जो है वो सिंगल लेयर नज़र आ रही है। इसके बाद ये हाइपोइक्विक की थोड़ी सी लेयर जो गैप है, यूट्राइन कैविटी, और इसके बाद ये क्या है, डेसिडुआ जो है पेरिटेलस। सेम आप दो रिंग्स जो है वो इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक ये रिंग है हमारे पास, एक ये है जो डेसिडुआ कैप्सुलैरस है, और ये क्या है, डेसिडुआ पेरिटेलस। और ये जो है ये क्या है, हमारे पास दरमियान वाली जो ये लाइन मैंने एक खींची है, ये क्या है हमारे पास, यूट्राइन कैविटी। तो ये भी क्या है, डबल डेसिडुअल सैक साइन। और ये जो है अंदर वाला वो फ्लूइड है जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो है वो फ्लूइड मौजूद होता है। तो यहाँ पे भी देख लें, आपको डबल लाइंस जो हैं वो अप्रिशिएट हो रही हैं, और हमारे पास ये ओवरऑल जो है क्या है, डबल डेसिडुअल सैक साइन है, और टीवीएस का इमेज है। तो ये मज़ीद कुछ हम जो है वो इमेजेस देख रहे हैं एमएसडी। तो जो एमएसडी क्या है, बेसिकली मीन सैक डायमीटर, यानी कि जो गेस्टेशनल सैक है उसको मेजर करने का तरीका है। और याद रखें कि जब हम गेस्टेशनल सैक को मेजर करेंगे तो हमने ना डेसिडुआ कैप्सुलैरस इंक्लूड करनी है, ना पेरिटेलस, बल्कि जो इनर मार्जिन है, जो हाइपोइक्विक रीजन के पास वाले मार्जिन हैं, हमने क्या करना है, उनको इंक्लूड करना है। ये देखें, ठीक है। और सबसे जो है लॉन्गेस्ट जो डायमीटर होता है वो लेते हैं। यूजुअली तौर पे हमें इसे जो है कन्वेंशनली जो है वो 3 मेजरमेंट्स लेते थे, कि एक जो है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल के अंदर हमने 2 ले ली, या ट्रांसफर्स के अंदर 2 ले लिए, और दूसरी मेजरमेंट्स जो है हमने लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर के अंदर ले ली 2 मेजरमेंट्स, यानी कि लेंथ, विड्थ और थिकनेस। लेंथ,
विड्थ और थिकनेस तीनों मेजरमेंट्स ली, लेकिन इनर टू इनर मार्जिन्स ली, तो इससे हमें गेस्टेशनल सैक का जो है वो साइज़ पता चल जाता है। याद रखिए गेस्टेशनल सैक का साइज़ अगर 25 mm से ज़्यादा हो गया है या बराबर है तो उसमें हर सूरत में एम्ब्रियो नज़र आना चाहिए। अगर गेस्टेशनल सैक का साइज़ 25 mm से ज़्यादा है और आपको उसमें फीटल पोल नज़र नहीं आ रहा तो वो प्रेगनेंसी वाइबल नहीं है, बल्कि उसका अबॉर्शन हो चुका है और उसको टर्मिनेट करने की ज़रूरत है। तो ये देखें, ये दोबारा हमने इनर टू इनर जो है वो मेजर किए हुए हैं गेस्टेशनल साइज सैक, ठीक है। तो इसे हम MSD कहते हैं। तो ये सेम इमेज है, इनर टू इनर मार्जिन आप अप्रिशिएट करेंगे कि इनर टू इनर रख के जो है हमने मेजर करना है। यूजुअली तौर पे मशीन अब एक लॉन्गेस्ट मेजरमेंट से भी जो है वो हमें इफेक्टिव जो है वो मेजरमेंट्स जो है वो निकाल देती है। तो ये सारे का सारा हमारे पास क्या है, गेस्टेशनल सैक के जो साइज़ हैं। इसमें हमने याद रखें ना ही डेसिडुआ कैप्सुलैरिस इंक्लूड करनी है, ना ही डेसिडुआ पेरिटेलिस इंक्लूड करनी है। उसके बाद है हमारे पास सूडो गेस्टेशनल सैक। सूडो हम सब जानते हैं कि सूडो वर्ड यूज़ होता है फॉल्स के लिए। सूडो वर्ड यूज़ होता है किसके लिए, फॉल्स के लिए। तो इसका मतलब है कि गेस्टेशनल सैक जो हमारे पास मौजूद है वो फॉल्स गेस्टेशनल सैक है, वो एक्चुअल गेस्टेशनल सैक नहीं है। एक्चुअल गेस्टेशनल सैक की हमने कुछ पैरामीटर्स पढ़े थे कि नॉर्मली तौर पे एक्चुअल गेस्टेशनल सैक कैसा होगा। हमने कहा था कि वो स्मॉल होता है, वो राउंडेड होता है और वो यूजुअली तौर पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम के एक साइड पे पड़ा होता है, यहाँ पे इसेंट्रिकली। अब जो सूडो गेस्टेशनल सैक है ये सबसे पहले तो ये राउंडेड नहीं होगा, रेगुलर नहीं होगा ये, बल्कि इरेगुलर होगा इस तरह से, या इलोंगेटेड होगा ऐसे लंबाई के अंदर, या ओवल होगा। और इसके अंदर किसी किस्म की कोई ग्रोथ भी हो सकती है, या अंदर के जो सेगमेंट थे वो ऐसे प्रोट्यूजन भी हो सकती है अंदर वाली जगहों की, ठीक है, प्रोट्यूड कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सेंटर के अंदर होगा। यानी कि सूडो गेस्टेशनल सैक होता क्या है बेसिकली कि एंडोमेट्रियल जो ये जो कैविटी थी, एंडोमेट्रियल कैविटी, इस कैविटी के अंदर अगर कोई फ्लूइड जमा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, गेस्टेशनल सूडो गेस्टेशनल सैक। तो ये किसी भी जगह हो सकता है। और याद रखें इसके अंदर दिन गुजरने के साथ ना ही हमें फीटल पोल नज़र आएगा और ना ही हमें योग सैक नज़र आएगा, ठीक है। और डबल डेसिडुअल सैक साइंस तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे देखें कि अगर ये गेस्टेशनल सैक हमें लग रहा है, लेकिन ये देखो ये एंडोमेट्रियम के बिल्कुल सेंटर में है और इसके अंदर ये कैविटी की ग्रोथ नज़र आ रही है, तो ये रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। तो ये हमारे पास सूडो गेस्टेशनल सैक है, इसे प्रेगनेंसी से मिक्स नहीं करना। तो अगली इमेज में देखें योग एंडोमेट्रियम के अंदर, ये देखें ये एंडोमेट्रियम है, ये जो ब्राइट ब्राइट आपको नज़र आ रही है, ठीक है। उसके अंदर ये इरेगुलर सा स्ट्रक्चर जो है वो पड़ा है, फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर्स है, इसमें ये फ्लूइड है। तो ये हमारे पास क्या है, सूडो गेस्टेशनल सैक, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें दोबारा ये इरेगुलर सा स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, सूडो गेस्टेशनल सैक। और यहाँ पे भी ये इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर है विद इन द एंडोमेट्रियल कैविटी नज़र आ रहा है, इसेंट्रिकली नहीं पड़ा हुआ, तो ये भी क्या है, सूडो गेस्टेशनल सैक। तो अगले स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो ये भी बड़ा इरेगुलर सा स्ट्रक्चर है, इरेगुलर प्रोट्रूशन हुई हुई है अंदर की तरफ। तो ये क्या है, सूडो गेस्टेशनल सैक। अब आप कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर जो है पड़ा हुआ है ये लुक लाइक अ फीटल पोल, ये फीटल पोल लग रहा है, तो सूडो गेस्टेशनल सैक के अंदर तो फीटल पोल नहीं होता, तो ये कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि सूडो गेस्टेशनल सैक के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर इसके अंदर ब्लड इकट्ठा हुआ है तो ब्लड थोड़े दिनों के बाद क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। और जब पहले ब्लड फ्लूइड होता है तो हमें एनीमिक नज़र आता है, लेकिन जैसे ही ये क्लॉट हो गया तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा सॉलिड हो गया। तो जब ब्लड क्लॉट होने के बाद सॉलिड हो गया तो ये क्या करता है, साउंड बीम्स को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें ब्राइट नज़र आता है। और अक्सर तौर पे हम सूडो गेस्टेशनल सैक के अंदर मौजूद जो ब्लड क्लॉट होता है उसको हम मिक्स कर देते हैं फीटल पोल के साथ। लेकिन याद रखें जब इस फीटल पोल के ऊपर हम एमओ डालेंगे तो हमें किसी किस्म की कोई कार्डिक एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी, हमें कोई कार्डिक एक्टिविटी नहीं मिलेगी, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये सूडो गेस्टेशनल सैक है। और सूडो गेस्टेशनल सैक के जो है ये यूजुअली तौर पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिनेरियो के अंदर बन जाता है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये दिस इज़ यूट्रस, ये यूट्रस है। तो इस यूट्रस के अंदर अगर यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो गई है फ्लॉपियन ट्यूब के अंदर ब्लास्टोसिस्ट की, तो इसने ये जो फ्लॉपियन ट्यूब की वॉल है इसके अंदर इन्वेड किया है, तो यहाँ से जो इम्प्लांटेशन ब्लीड होगी वो आके अकोमुलेट कहाँ पे होगी, विद इन द यूट्राइन कैविटी, जो कि रिप्रेजेंट कर रही होगी हमें क्या, एज अ सूडो गेस्टेशनल सैक। तो ये भी देखें, ये भी एक इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर जो है ये पड़ा हुआ है, ये जो कि क्या है, सूडो गेस्टेशनल सैक है। तो ये भी दोनों इमेजेस जो हैं ये सूडो गेस्टेशनल सैक के हैं। आप आराम से जो है अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये राउंडेड भी नहीं है, बिल्कुल रेगुलर भी नहीं है, ना इनके अंदर योग सैक है और ना ही किसी किस्म का फीटल पोल मौजूद है।
तो उसके बाद योक सैक है। योक सैक जो है वो एक मेम्ब्रेनस सा स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रियो के साथ अटैच होता है, और जो अर्ली न्यूरिशमेंट होती है वो फीटस को जो है प्रोवाइड करता है योक सैक। और इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसकी डेवलपमेंट करवाता है और सर्कुलेशन का काम करता है जब तक कि फीटस की इंटरनल सर्कुलेशन बिगिन नहीं होती। और ये एक एक्ोजेनिक रिम के साथ स्ट्रक्चर होता है और इसका साइज़ नॉर्मली तौर पे कितना होता है 2 to 6 mm। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गेस्टेशनल सैक है और इस गेस्टेशनल सैक के अंदर ये छोटा सा योक सैक मौजूद है। अगर योक सैक का साइज़ 6 mm से बढ़ जाए, अगर योक सैक का साइज़ 6 mm से बढ़ जाए तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी सही तरह से प्रोसीड नहीं हो रही, कुछ ना कुछ खराबी है। तो यूजुअली तौर पे ये बिल्कुल योक सैक के साथ फीटल पोल के साथ नज़र आता है योक सैक। फिर ये जो है अटैच हो जाता है जिस तरह अम्बिलिकस रीजन के पास फीटस के एब्डोमेन के साथ, और वहाँ पे प्रोवाइड करता रहता है और अल्टीमेटली ये क्या हो जाता है, यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाता है और ख़त्म हो जाता है 12 वीक तक। तो योक सैक जो है वो क्या है कि यूजुअली तौर पे जब 10 से 15 mm तक हो जो है गेस्टेशनल सैक का साइज़ तो हमें नज़र आ जाता है योक सैक। और अगर 20 mm साइज़ हो जाए तो हमें हर सूरत के अंदर ये नज़र आ जाता है। तो इसका साइज़ 2 to 6 mm तक होता है। अगर ज़्यादा बड़ा गेस्टेशनल सैक हो, 6 mm से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है न्यूरिशमेंट जो है वो योक सैक से फीटस को ट्रांसफ़र नहीं हो रही सही तरह से, बल्कि वो योक सैक के अंदर ही डिपॉजिट हो रही है, जिसकी वजह से योक सैक का साइज़ बड़ा हो रहा है। और इसका मतलब यह है कि फीटस को ग्रोथ नहीं मिल रही प्रॉपर तौर पे और वो ग्रो नहीं कर रहा। अगर योक सैक स्मॉल हो या अपसेंट हो या बहुत ज़्यादा एक्ोजेनिक हो या इसकी वॉल्स के गिर्द यहाँ पे कैल्सिफिकेशंस हों, योक सैक की वॉल के अंदर कैल्सिफिकेशन जमा हो रही हूँ, तो भी इसका मतलब यह है कि योक सैक जो है वह एक्टिवली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है एम्ब्रियो को, और अल्टीमेटली क्या करेगा, ये प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, अबॉर्शन हो जाएगा। और योक सैक जो है 11 से 12 हफ्ते तक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि तब तक फीटस की इंटरनल जो है वो सर्कुलेशन बिगिन हो जाती है और इस वक्त हमें योक सैक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये योक सैक हमारे पास दोबारा फीटस ये गेस्टेशन सैक है और इसके अंदर ये क्या नज़र आ रहा है, योक सैक। तो ये योक सैक है और ये योक सैक अटैच होता है फीटस के साथ, लेकिन हमें इतनी छोटी मेम्ब्रेन से अटैच होता है कि वो हमें यूजुअली तौर पे अल्ट्रासाउंड पे अप्रिशिएट नहीं होती। तो ये हम देख सकते हैं कि ये फीटल पोल है, ठीक है, और ये योक सैक है और ये ओवरऑल पूरे का पूरा गेस्टेशनल सैक है। याद रखें जब फीटस डेवलप होना शुरू होता है, बड़ा होना शुरू होता है, तब गेस्टेशनल सैक यूजुअली तौर पे राउंडेड नहीं रहता, बल्कि वह अपनी शेप चेंज करता है। और ये बारीक सी आपको एक लेयर सी नज़र आ रही है यहाँ पे हल्की सी, तो ये क्या है, एमनियन है यहाँ पे मौजूद। तो ये भी योक सैक के जो है फीटल पोल के साथ क्या अटैच है, योक सैक अटैच है छोटा सा। और ये हमारे पास ओवरऑल क्या है, गेस्टेशनल सैक। तो यहाँ पे भी हम देखें कि ये जो है ये फीटल पोल है छोटा सा, और इस फीटल पोल के साथ क्या चीज़ अटैच है, योक सैक, और ये दोनों गेस्टेशनल सैक के अंदर मौजूद है। नॉर्मल तौर पे प्रेगनेंसी क्या कर रही है, प्रोसीड कर रही है। ये हम देखें तो ये योक सैक हमें ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है, इसका मतलब, और हमें साथ में फीटल पोल नज़र नहीं आ रहा किसी किस्म का, तो इसका मतलब है इसका प्रोग्नोसिस क्या है, पुअर है। तो ये देखिए हमारे पास 2 गेस्टेशनल सैक नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर योक सैक के साथ क्या नज़र आ रहा है, ये फीटल पोल नज़र आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास 2 योक सैक नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है इट कुड बी द ट्विन प्रेगनेंसी। तो उसके बाद फीटल पोल है। फीटल पोल हमने ऐसा कि पढ़ा कि जब गेस्टेशनल सैक का साइज़ 16 mm से ज़्यादा हो तब हमें फीटल पोल नज़र आ जाना चाहिए, लेकिन अगर गेस्टेशनल सैक का साइज़ 25 mm या उससे ज़्यादा हो और अगर हमें ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे फीटल पोल नज़र नहीं आया, इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है, अबॉर्शन हो गया है, प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर रही। तो इस वजह से ये 25 mm जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। तो अगर हम एम्ब्रियो देखें तो ये देखें हमें एम्ब्रियो जो है वो आराम से जो है ये विजिबल हो रहा है। तो ये दोबारा योक सैक और योक सैक के साथ ये क्या हमें नज़र आ रहा है, एम्ब्रियो। तो दिस वन इज़ 2 एम्ब्रियो जिसमें रोम्बोसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन डेवलप हो रहे हैं, ये हेड साइज़ है। और ये हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, योक सैक नज़र आ रहा है। तो ये अगेन जो है हमारे पास योक सैक है और इस योक सैक के साथ ये क्या अटैच है, फीटल पोल, या हम इसे एम्ब्रियो कहते हैं। तो ये भी हमारे पास योक सैक है और इसके साथ ये क्या अटैच है, फीटल पोल या एम्ब्रियो। और ये दोनों चीज़ें होती कहाँ पे हैं, विद इन द गेस्टेशनल सैक। तो ये हमारे पास जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये एक एम्ब्रियो है और ये क्या है, दूसरा एम्ब्रियो है, और दोनों एम्ब्रियो के दरमियान ये एमनियोटिक कैविटी है जो दोनों को सेपरेट कर रही है, कुरियोनिक कैविटी नहीं है। तो यूजुअली तौर पे ये क्या होंगे, हमारे पास ट्विन प्रेगनेंसी है और ये मोस्ट प्रोबेबली आइडेंटिकल
ट्विन्स हैं हमारे पास, क्योंकि दोनों के दरमियान सिर्फ एमनियोटिक कैविटी है, क्रियोनिक कैविटी नहीं है। मज़ीद डिटेल से हम जो है इसको जो है ट्विन प्रेगनेंसी वाले सेगमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास फीटल पोल नज़र आ रहा है और ये दोबारा हमारे पास पतली सी लाइन क्या है, एमनियन, और ये क्या है, गेस्टेशनल सैक। उसके बाद जिस तरह वीक्स बढ़ते जाएंगे तो जो है हमारे पास गेस्टेशनल सैक फीटल पोल का साइज़ बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं हम कि इसका साइज़ जो है बिल्कुल फीटस कितना हो गया है। इसके ये बर्ड्स नज़र आना शुरू हो गए हैं हमारे पास, कि ये जो है हमारे पास यूँ लग रहा है बाकायदा तौर पे कि इसके जो है ये जो है वो लेग्स वगैरह बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी ये लेग्स नहीं बनी, बल्कि ये क्या है, अर्ली जो है ये लिम्ब बर्ड्स बन रहे हैं, ये वाले और ये वाले। तो ये ओवरऑल क्या है, ये पूरे का पूरा फीटल पोल या इसे एम्ब्रियो कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी जो है 10 वीक्स से नीचे था। अब ये जो है हमारे पास क्योंकि 10 वीक्स का हो गया, 10 वीक्स से ऊपर है, तो ये हमारे पास, हम इसको क्या कहेंगे, फीटस कहेंगे। अगर ये 10th वीक से नीचे हो तो इसे हम फीटस नहीं कहेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की फीटल एम्ब्रियो की। यहाँ पे जो है बिल्कुल जो है वो छोटा सा है और अटैच है योग सैक के साथ, और यहाँ पे ये आप योग सैक के साथ अटैच देख सकते हो कि ये फीटस के बिल्कुल एब्डोमेन के पास अटैच हो रहा है, और ये जो है बिल्कुल एम्ब्रियो जो है वो हमारे पर लाई कर रहा है। एम्ब्रियो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है और योग सैक जो है वो ख़त्म हो रहा है, और अल्टीमेटली जो है हमारा एम्ब्रियो एक फीटस बन चुका है, क्योंकि इस वक्त इसके हेड और फीट जो है वो क्या हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं। ये 4D इमेज है, यानी कि ये एल्बो भी हमारे पास नज़र आ रही है, हैंड्स भी नज़र आ रही है, एयर्स नज़र आ रहे हैं, आंखों के ऊपर उसने हाथ रखे हुए हैं अपने, और ये हमारे पास क्या है, उसके फीट नज़र आ रहे हैं। तो क्योंकि सारे स्ट्रक्चर डेवलप हो चुके हैं हमारे पास, अपेरेंटली नज़र आ रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो। तो उसके बाद कार्डिक एक्टिविटी है। कार्डिक एक्टिविटी हमेशा 6th वीक के ऊपर नज़र आ जाती है। जैसे ही हमें फीटल पोल नज़र आएगा तब हमें कार्डिक एक्टिविटी भी लाजमी नज़र आ जाएगी। अगर फीटल पोल के साथ कार्डिक एक्टिविटी नज़र नहीं आती, इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी वाइबल नहीं है, ज़िंदा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ये इमेज है। इस इमेज के अंदर ये अगर इस जगह पे नोट करें, आप गौर करें थोड़ा सा, तो ये जो है वो दिल की जो है आपको धड़कन महसूस हो रही होगी, हार्ट बीट कर रहा है, ये फीटस का जो है हार्ट है। और नीचे हमने इसके ऊपर ये एम डाला हुआ है, ये जो येलो सी लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये जो है कार्डिक साइकिल जो है हमें शो हो रही है। यूजुअली तौर पे हम एक जगह से लेके दो साइकिल तक, अक्सर मशीन में ये होता है कि एक साइड से लेके 2 साइकिल कंसेक्टिव काउंट करते हैं, ताकि हम इसका हार्ट रेट निकाल सकें, ठीक है, कि कितना इसका हार्ट रेट है। या कुछ मशीन्स के अंदर सिर्फ एक ही सेगमेंट को हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ये एम मोड के ऊपर जो है ये मेजरमेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट इमेज है हमारे पास। नेक्स्ट इमेज में इस जगह पे अगर हम गौर करें थोड़ा सा, तो इसके अंदर ये जो छोटी सी बीड्स हमें नज़र आ रही हैं इस पॉइंट के ऊपर, अगर आप मेरा कर्सर देख सकते हो इस पॉइंट के ऊपर, तो ये क्या है, फीटल हार्ट रेट है जो रियल टाइम के अंदर मेजर कर रहा है। तो अगर हमें फीटल पोल नज़र आए 6 वीक के ऊपर, और यानी कि अगर गेस्टेशनल सैक हमारे पास लेट्स सपोज 30 mm आ रहा है, और उसके अंदर फीटल पोल भी नज़र आ रहा है, और उसके अंदर ये धड़कन भी नज़र आ रही है, हार्ट बीट नज़र आ रही है, तो इट्स नॉर्मल। तो ये हमारे पास थोड़ा सा फीटस का जो है, ये एम्ब्रियो का जो है हार्ट रेट है ये वाला, और इसके अंदर जो है हमारे पास क्या फीटस का हार्ट रेट है, क्योंकि अब ये हार्ट मुकम्मल तौर पे फंक्शनल हो चुका है, और उसके 4 चैम्बर व्यूज़ जो है वो आप देख सक रहे हो कि ये वेंट्रिकल्स हैं, और ये छोटे वाले क्या हैं, एट्रियम्स हैं, और ये ऊपर वाले वेंट्रिकल्स हैं, जिनको हम बाद में जो है मज़ीद एवेलुएट करते हैं फॉर द कार्डियक एनॉमलीज। नेक्स्ट इमेज के अंदर अगर हम लोग देखें, तो अगर यहाँ पे अगर मैं फोकस करवाऊँ आपका, तो इस जगह के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो है वो मूवमेंट महसूस हो रही है आपको हार्ट की। तो ये थोड़े से एनीक्विक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल आपस के अंदर जो है वो टच हो रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं और बीट एक पैदा कर रहे हैं। तो ये क्या है, नॉर्मल हार्ट रेट है। क्योंकि ये इमेज बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है, तो इस वजह से जो पिक्सल्स को भी थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हार्ट रेट इसमें क्या है। तो ये दूसरा इमेज है जो हमने स्टैटिक इमेज लिया हुआ है, सेव किया हुआ है, कि फीटल हार्ट रेट मेजर करके उसकी जो बीट्स हैं वो ली हुई हैं, और एक बीट से लेके हम दूसरी बीट्स तक का जो है वो मेजर करके इसको, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हार्ट रेट, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इमेज के अंदर अगर जो है वो देखा जाए कि यहाँ पे जो है हमारे पास हार्ट रेट है, तो फीटल हार्ट नज़र आ रहा है, उसके ऊपर हमने एम मोड डाला हुआ है। तो हमें ये छोटे से नीचे की तरफ अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये हमारे पास जो है बिल्कुल कार्डिक जो है वो मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं। तो इन मूवमेंट्स को मेजर करते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि कुछ मशीन्स में एक
मूवमेंट को, और कुछ मशीन्स में जो है वो एक साथ दो मूवमेंट्स को जो है वो मेजर करके हार्ट रेट निकाला जाता है। और इस सिनेरियो के अंदर जो है हार्ट रेट को कितना आ रहा है, 158 जो है वो BPM आ रहा है, जो कि नॉर्मल हार्ट रेट है इस लेवल के ऊपर। तो अगला अगर हम इमेज देखें तो इस इमेज के अंदर फीटल पोल हमें नज़र आ रहा है, फीटल पोल में फीटल हार्ट नज़र नहीं आ रहा, और बिल्कुल ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन सी जो है वो नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि ये इसकी कार्डिक एक्टिविटी जो है वो मौजूद नहीं है, और जो फीटस जो है ये मज़ीद वाइबल नहीं है। इसी तरह सेकंड सिनेरियो के अंदर भी हमें कार्डिक लाइन जो है वो नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, किसी किस्म की कोई बीट नज़र नहीं आ रही। इसके बाद हमने देखना है कि क्राउन रम्प लेंथ क्या होती है। जब एम्ब्रियो होता है तो उस एम्ब्रियो को हमने मैयर करना होता है, तो उसकी एक एंड से लेके दूसरे एंड तक मैयर करते हैं, यानी कि हेड से लेके टो तक की जो मेजरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन रम्प लेंथ। याद रखें यही क्राउन रम्प लेंथ या CRL ये मोस्ट एक्यूरेट मानी जाती है पूरी प्रेगनेंसी की डेटिंग के अंदर। यानी कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास अर्ली प्रेगनेंसी में 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में या 7th वीक पे जो है आपके पास लेट्स सपोज स्कैन करवाने आया, तो आपने उसकी CRL से उसकी गेस्टेशनल सैक मैयर किया, तो CRL से उसकी जो है गेस्टेशनल एज मैयर की, तो वो जो 7th वीक आई। तो अब फर्दर जो आप स्कैन करोगे पूरी प्रेगनेंसी के अंदर, लेट्स सपोज 20th वीक पे कर रहे हो, 28th वीक पे कर रहे हो, या 36th वीक पे कर रहे हो, तो उस मेजरमेंट्स का जो रेफरेंस होगा वो हम उसे कंपेयर करेंगे CRL से, कि क्या CRL के हिसाब से जो आज की डेट बननी थी वो एज बन रही है या नहीं बन रही। अगर तो उसके अंदर कोई डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि फीटस की ग्रोथ सही नहीं हुई, ग्रोथ पैटर्न नहीं माना गया। इसको बेसिकली बेसलाइन मेजरमेंट या मोस्ट एक्यूरेट इस वजह से माना जाता है क्योंकि फीटस की जो ग्रोथ है वो स्टार्टिंग के अंदर फास्ट होती है और ज़्यादा पैरामीटर इफेक्ट नहीं होते, जबकि जैसे जैसे फीटस की एज बढ़ती जाती है तो ज़्यादा उसको एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा उसको न्यूट्रिशन चाहिए होती है, और मल्टीपल जगह पे वो खर्च हो रही होती है। तो हो सकता है कि बाद में उसकी जो ग्रोथ है स्लो हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। तो इसलिए क्राउन रम्प लेंथ को क्या माना जाता है, मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट माना जाता है। तो इसके अंदर हम देख लें तो मुख्तलिफ इमेजेस लगाए गए हैं और इसकी हमने क्राउन रम्प लेंथ मेजर की गई है। क्राउन रम्प लेंथ मेजर करते हुए एक चीज़ का लाजमी ख्याल करना है, वो ये है कि उस वक्त ना तो फीटस ज़्यादा बेंट हो, यानी कि अगर फीटस है तो फीटस ज़्यादा बेंट नहीं होना चाहिए, फीटस ज़्यादा बेंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट हो। एक पॉइंट से लेके हम दूसरे पॉइंट तक क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। अगर फीटस बहुत ही ज़्यादा बेंट हुआ है आपस के अंदर, तो हमारे पास मेजरमेंट सही नहीं आएगी। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है, उसने अपने आप को इस तरह से स्ट्रेच किया हुआ है बाहर की तरफ, तो इसका मतलब है फिर भी हमारे पास मेजरमेंट सही नहीं आएगी। तो नॉर्मल पोजीशन के अंदर होना चाहिए फीटस जिस तरह की ये है। तो इसमें क्या लेंगे, हेड साइड से एक कर्सर और दूसरा साइड बिल्कुल रंप पे। इसमें लिम्ब्स को इंक्लूड या लेग्स को इंक्लूड हमने नहीं करना किसी भी सूरत में एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए। तो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर किस किस्म की अबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, क्राउन रम्प लेंथ के अंदर क्या मसले मसाइल आते हैं मेजर करते हुए, या गेस्टेशनल सैक या योक सैक या फीटल पोल जो है वो हमें जो कब सही नज़र नहीं आते, या क्या उनकी जो एबनॉर्मल अपीयरेंसेस है, तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। तो होपफुली जो है हम अब ऑब्स्टेटिकल अल्ट्रासाउंड की जो वीडियोज़ का जो है वो सिलसिला शुरू करने लगे हैं। इसके साथ जो हमारी जो है नोबोलॉजी सीरीज़ थी उसको भी हम एक्टिव करने लगे हैं दोबारा से। तो होपफुली जो है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और आप लोग मुझसे कमेंट्स के अंदर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।